हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, कोस्ट गार्ड नाविक के एग्ज़ाम के सेक्शन 1 में जो है 15 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहाँ एंटोनियम चूज करना है जिसको हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक वर्ड दिया गया है ट्राइंट। ठीक है, तो ट्राइंट का मीनिंग क्या होता है? तो इसके मीनिंग की अगर बात की जाए तो हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं तानाशाही, या फिर आपके जो ये निरंकुश शासन जो है इसको बोला जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका अगर एंटोनियम देखा जाए तो देखिए बेनिफैक्टर जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मीनिंग होता है आपके उपकारी। ठीक है, उपकारी मतलब जो तानाशाह का आपका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे ऑप्शंस के भी हम जो है मीनिंग जान लेते हैं। तो रिवाइवल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है आपके प्रतिद्वंदी, जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं रिवाइल। ठीक है, पेट्रोन आपको दिया गया है, तो पेट्रोन का मतलब होता है संरक्षक या फिर जो आश्रयदाता होते हैं उनके लिए बोला जाता है। और चैंपियन का मीनिंग की अगर बात करें तो चैंपियन का आपको पता ही है, विजेता के लिए हम बोलते हैं चैंपियन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ये आपको जो सेंटेंस दिया गया है और इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक है इसके लिए जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है। तो यहाँ सेंटेंस गिवन है कि इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर डैश रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चूज टू फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं स्टिमुलेटिंग, डैशिंग, डंटिंग या फिर प्रोवोकिंग। ठीक है, और अगर इसके सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग हम देखें कि इसमें क्या आ सकता है, तो इसमें जो है आपके आ सकता है ये आपके डंटिंग। ठीक है, तो डंटिंग जो है ये यहाँ पर वर्ड आ सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी आपके हो जाएगा एक तरीके से जो कठिन बोलते हैं हम, या फिर जो आपके मतलब भयभीत करने वाला बोल सकते हैं। तो ये इसके लिए सही हो जाएगा जिस प्रकार से ये सेंटेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टिमुलेटिंग मतलब कि एक तरीके से जो उत्तेजक या फिर प्रेरणादायक होता है वो तो यहाँ आ नहीं सकता। और उसके अलावा डैशिंग जो दिया गया है, तो डैशिंग का आपको मतलब पता है साहसी जो होता है उसके लिए बोलते हैं, और प्रोवोकिंग मतलब चिढ़ाने वाला जो होता है उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ जो है आपको एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है। सेंटेंस के अंदर क्या एरर आपको शो हो रहा है ये आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस दिया गया है कि ऑल्दो देर आर मोर देन 100 नॉन एलिमेंट्स दे रेयरली ओकर्स एट ए प्योर स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इस सेंटेंस के कौन से पार्ट के अंदर गलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके ये जो प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है एट, ओकर से पहले जो आपके प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है ये गलत प्रीपोजिशन इसके साथ यूज़ हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर बात करें तो ओकर के साथ में जो है करेक्ट प्रीपोजिशन इन आएगा। ठीक है, ओकर एट का मतलब हो जाता है एक मतलब पर्टिकुलर टाइम या फिर प्लेस के रिलेटेड हम बोलते हैं। ठीक है, और ओकर इन मतलब जैसे कि कहीं पाया जाना या फिर मतलब कुछ घटित होना के लिए जो है हम ओकर इन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पोर्शन में गलती है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा एट ए प्योर स्टेज, क्योंकि यहाँ एट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर रोज़ रात को 9 बजे जो है हमारा कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलता है जो कि आपका लाइव रहता है। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है इस मॉक टेस्ट में अटेंड हो सकते हो।
तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको वहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोस्तों डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोग मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा मेरे यूज़र नेम की प्रोफाइल लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो आप लोग जो है वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और PDF जो है वो मिलते रहेंगे। और पहली बार क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए आप लोग कोड यूज़ में लेंगे DPYT10, जिससे कि आप लोग हमारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया बैच भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपका है ब्रह्मोस एयरफोर्स कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपका 2 फरवरी से लाइव हो चुका है, जिसमें कि डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। और इस बैच में इनरोल करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि आपको इसके अंदर 10% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपको एक दिया गया है कि सिनोनियम आपको यहाँ बताना है, ठीक है। हॉस्टिलिटी आपको एक वर्ड दिया गया है और हॉस्टिलिटी के लिए सिनोनियम क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो हॉस्टिलिटी में मतलब हम बोलते हैं किसी से दुश्मनी होना, ठीक है। मतलब जो दुश्मनी होती है उसके लिए हम बोलते हैं हॉस्टिलिटी, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिया हुआ है एनिमिटी, ठीक है। तो सिनोनियम बताना है, मतलब समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। तो एनिमिटी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि एनिमिटी का मतलब भी होता है किसी से दुश्मनी होना, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरे वर्ड्स के मीनिंग बता देता हूँ, ताकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये भी। तो सिंपैथी आपको सबसे पहले दिया हुआ है। तो सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति व्यक्त करना, ठीक है। फ्रेंडशिप का आपको सभी पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मित्रता होता है। और गुडविल, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है गुडविल। तो गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिएगा प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एक्टिव और पैसिव में से, तो सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आपको यहाँ सही एक्टिव फॉर्म क्या है वो चूज़ करनी है, ठीक है। देखिए आज जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया है ये कम्प्लीटली आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर तैयार करके दिया है, और 15 ही क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए रखे हैं, जिस प्रकार से आपके सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप थोड़ी बहुत मेहनत कीजिएगा और थोड़ी बहुत खुद से पढ़ाई कीजिएगा थ्योरी के लिए, तो आपको जो है चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या है कि रुद्रा वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, ठीक है। तो देखिए कि ये जो आपके पैसिव वॉइस का वाक्य है, यानी कि ये जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ये आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए जो है इसका एक्टिव वॉइस जो है वो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, ठीक है। और रूल्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पैसिव वॉइस जो दिया गया है वो आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और उसके साथ में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब में हम क्या करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्रा व्हेन ही वर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको जो है एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए जो है आपको थोड़े बेसिक्स को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बेसिक्स के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, वरना आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है समझने के लिए, अगर आप लोगों ने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर रखा है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो पब्लिक, ये काफ़ी सिंपल वर्ड है और काफ़ी सिंपल एंटोनियम आपको पूछा गया है। तो पब्लिक का मतलब आपको पता है सभी को सार्वजनिक होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एंटोनियम बताना है तो इसके लिए करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक मतलब सार्वजनिक और प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, ठीक है।
और चलिए दूसरे मीनिंग्स को जानते हैं। तो रेडी का मतलब होता है तैयार होना, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है साधारण या फिर जो मतलब मामूली होते हैं उनके लिए हम कॉमन बोल देते हैं। रूस्टिकेटेड का मतलब होता है ये मतलब दंड स्वरूप निष्कासित कर देना, ठीक है। तो पब्लिक का जो है यहाँ पर एंटोनियम सही हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ सिनोनियम एंटोनियम ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो सिनोनियम और एंटोनियम के ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने पढ़े जाएं उतने ही कम हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ फिर से एक नया क्वेश्चन है, तो इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिव पैसिव का ही है। तो यहाँ दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इस बार देखिए सेंटेंस काफ़ी ईजी है। तो दिया गया है कि दे विल पुट अवे देयर वुलेंस आफ्टर द फेस्टिवल्स ऑफ होली, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि करेक्ट पैसिव फॉर्म कौन सा है। लास्ट वाले में एक्टिव पूछा जा रहा था, इस बार पैसिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है या फिर किस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए कि एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस है ये आपको दिख रहा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस भी जो है आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में ही होगा, ठीक है। तो एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिव के लिए हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस लगाते हैं हम शैल विल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल बी या शैल बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जो है बाई आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आप लोग इसमें चेक कीजिए, देयर वुलेंस विल बी पुट अवे आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इसके लिए जो है आपको वन वर्ड में बताना है कि कौन सा इसके लिए जो सही वर्ड होगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई काफ़ी इजी लाइन है, आपको समझ में आ गई होगी कि जिसको संतुष्ट करना संभव ना हो, ठीक है, यानी कि जिसको मतलब संतुष्ट ना किया जा सके। तो उसी प्रकार से इसका जो है आपका हो जाएगा इंसेंटिबल, ठीक है। इंसेंटिबल जो है इसका मतलब भी होता है आपका असंतोषजनक, मतलब जिसको आपके अतोषणीय बोल सकते हैं, जिसको मतलब संतोष ना किया जा सके, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिएगा दूसरे मीनिंग के भी मतलब आप जान लीजिए। तो सेटिस्फैक्ट्री एक दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है संतोषजनक, और सेटिस्फेबल यानी कि संतुष्ट करने योग्य। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इंटेंसिबल यानी कि इनसेटिबल, सॉरी, जिसका मतलब हो जाएगा कि मतलब जिसको संतुष्ट करना आसान ना हो। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव के लिए जो है आपको यहाँ पर एंटोनियम चूज करना है कि इसका एंटोनियम क्या होगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल वर्ड दिया गया है प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो मतलब प्रगतिशील होता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि मतलब कौन सा जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो मूविंग, मूविंग मतलब होता है आपके गतिमान, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है, जो कि इसके लिए हो जाएगा एंटोनियम, क्योंकि प्रगतिशील मत उसका हो जाएगा रूढ़िवादी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेटिव, ठीक है। रिपीटेड मतलब आपको पता ही है, दोहराना होता है किसी चीज़ को, और इस लास्ट वाले का मतलब हो जाएगा आपका कुलीन, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव का हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको जो है एक ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो आपके अंडरलाइन किया गया ईडियम है उसके लिए आपको सही सूटेबल मीनिंग चूज करना है। तो क्या दिया गया है कि द इन्विजिलेटर डिड नॉट नो दैट द टू बॉयज वर एक्सचेंजिंग नोट्स अंडर हिज नोज। तो अंडर हिज नोज आप लोग सेंटेंस पढ़ के समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेज काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बुक आती है इंग्लिश की, प्लेन टू पैरामाउंट, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। तो देखिए कि ये जो ईडियम है अंडर द नोज, इसका मतलब हो जाएगा कि आपके मतलब किसी के एकदम सामने से, ठीक है, जिसको पता ना चले लेकिन फिर भी उसके नाक के नीचे से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, यानी कि किसी के एकदम सामने से, ठीक है।
तो अगर मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊं कि ये सेंटेंस जो है इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, तो मतलब जो आपके मतलब एग्ज़ाम लेने वाले जो निरीक्षक होते हैं वो नहीं जान पाए कि दो लड़के जो है उन्हीं के सामने नोट्स की अदला बदली कर रहे थे, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ आपको दिया गया है कि स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया गया है यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, ठीक है, तो इसमें बताना है कि यहाँ कौन से पार्ट के अंदर गलती है। तो ऑप्शंस हैं यू मे लेफ्ट, ऑप्शन बी कंप्लीटेड द बेस्ट, ऑप्शन सी द क्लास और ऑप्शन नंबर डी व्हेन यू हैव, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस के पहले पार्ट में यू में लेफ्ट में जो है गलती है, ठीक है, क्योंकि मे के साथ में वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो लेफ्ट के स्थान पर लीव आएगा, ठीक है, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो सेंटेंस हो जाता यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस दिया गया कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन डैश इन डूइंग वट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ क्या आ सकता है, तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, ठीक है, नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट मतलब होता है बेपरवाह या फिर उपेक्षापूर्ण, ठीक है, तो ये जो है इसके लिए सही आ सकता है, क्योंकि देखिए इसका मतलब जो है वो होता है बेपरवाह, तो नेग्लिजेंट जो है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस की अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो देखिए केयरिंग मतलब हो जाएगा परवाह करने वाला, जो कि आ नहीं सकता, ठीक है, और डिवोटेड मतलब हो जाएगा समर्पित होना, ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट इन डूइंग वट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ आपको फिर से एक लाइन दी गई है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी कि फिर से जो है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ क्या दिया गया है कि लाइबल टू ब्रेक इजीली, मतलब जो एकदम आसानी से टूट जाए, ठीक है, मतलब नॉर्मली टूट जाए उसके लिए बताना है, ठीक है। तो ब्रिटल, देखिए ब्रिटल आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ब्रिटल का भी मतलब होता है जो चीज़ एकदम आसानी से टूट जाओ, ठीक है, यानी कि आसानी से विखंडित होने वाली, ठीक है। बेंट का मतलब होता है झुकाव, और थिन का मतलब होता है पतला, और सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, तो ये तीनों तो आने से रहे, ब्रिटल जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है सिनोनियम चूज करना है आपको इंसल्ट के लिए, ठीक है, कि इंसल्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा। तो इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका हो जाएगा ऑफेंड, ठीक है, तो ऑफेंड मतलब क्या होता है, ऑफेंड मतलब होता है अपमान करना, तो ये इसका सही सिनोनियम है, ठीक है। देखिए बाकी वर्ड्स की जो है मीनिंग की अगर बात करें तो अप्लाई का आपको पता है, अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, ऑफर का मतलब प्रस्ताव, और रिमूव का मतलब हो जाएगा हटाना, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ अंडरलाइन ईडियम क्या है, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ठीक है, तो इसके लिए बताना है कि कौन सा आपके मीनिंग सही रहेगा। तो सबसे पहले आप मतलब समझिए इसका टू हिज हार्ट्स कंटेंट का मतलब कि जितनी भी उसकी इच्छा हो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी आपको दिया गया है कि एज मच एज ही वांटेड टू, यानी कि जितना जी भर के, ठीक है, मतलब जी भर के एकदम, ठीक है, तो इसके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे और आपको चीज़ें भी समझ में आई होंगी। तो अब आपका स्कोर क्या रहा और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, तो आपके सेंटेंस दिया गया है कि द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ में जो है शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।